Very good morning, all dear students. I, Praveen Good Tenali, morning, sir. you all on the behalf of SRTS Pharmacy and Sage Group. So, as per the previous lectures, we have started the topic drying. Okay. So, today we will be continuing this chapter. So, let's start with a quick revision. So, what is drying? Drying is the process of removal of a small amount of liquid or water. The liquid, that means water भी हो सकता है, volatile liquids या moisture by application of heat. That is the definition. We have discussed about the uh, difference between drying and evaporation. Applications हमने देखी थी. That are main. There are main applications, that is preservation of drug products, preparation of bulk drug, improved handling, improved characteristics, reduction in transport cost, purification of crystalline product, and prevention of corrosion. These are some applications of drying. Then we have studied about factors affecting rate of drying, जिसमें सबसे important होता है particle size. पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्राइंग. जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना रेट ऑफ ड्राइंग जल्दी होगा. दैट इज दी जो ड्राइंग प्रोसेस होगा वो उतनी ही जल्दी अचीव हो पाएगा. नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, जैसे कि पोरस है, नॉन पोरस है, एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है. नेचर ऑफ मॉइस्चर, बाउंड वाटर है, अनबाउंड वाटर है. सरफेस एरिया, इनिशियल एंड फाइनल मॉइस्चर कंटेंट, थिकनेस ऑफ मटेरियल, बेड, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइंग. जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ ड्राइंग रहेगा. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा जितना ज्यादा उतना टाइम लगेगा. सो ड्राइंग विल टेक मोर टाइम इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट दैट यू रिक्वायर्ड. थ्योरी ऑफ ड्राइंग में हमने दो चीजें देखी थी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एनी सॉलिड, दैट इज बाउंड वाटर एंड अनबाउंड वाटर. बाउंड वाटर क्या होता है? इज द मिनिमम वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल that exerts an equilibrium vapor pressure less than the pure water at the same temperature. वहीं पे जब हम अनबाउंड वाटर की बात करते हैं तो it is the amount of water held by the material that exerts an equilibrium vapor pressure equal to that of pure water at the same temperature. फिर मैंने आपको बताया था जब हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स की बात करेंगे. हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मॉइस्चर के जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आने पर मॉइस्चर गेन कर लेते हैं. तो जब हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है मेनली फाइन कैपिलरीज में, या फाइबर बॉल्स में होता है, या फिजिकल इंटरेक्शन जो होता है उसकी वजह से वाटर इन रहता है इसमें. इट कंटेन्स बाउंड वाटर, ठीक है. That is vapor pressure of wet solid is less than the vapor pressure of pure water. नॉन हाइग्रोस्कोपिक में वाटर जो प्रेजेंट होता है वो void spaces में होता है, इसमें अनबाउंड वाटर होता है. ठीक. Based on the condition of temperature and humidity, solid will either lose or absorb the moisture. ठीक. एक मैंने आपको टर्म बताया था, इक्विलिब्रियम moisture content. So when air is continuously passed over the solid containing moisture less than EMC, then solid absorbs water till EMC is reached. यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है. इक्विलिब्रियम अपने आप में क्या है? समानता, एक स्टेट पे आ जाना. तो यहाँ पे जब एटमॉस्फेयर और मटेरियल के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो वहां पे किसी भी प्रकार का वाटर इनटेक या वाटर लॉस खत्म हो जाएगा. मॉइस्चर इनटेक या मॉइस्चर लॉस खत्म हो जाएगा. जब तक ये ईएमसी नहीं आएगा तब तक या तो वाटर गेन किया जाएगा मटेरियल के थ्रू या फिर लूज किया जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल आप देखोगे देयर इज अ वेरिएशन इन डिफरेंट सीजन्स. रेनी सीजन में अलग कंडीशन रहती है सॉलिड मासेस की इन कंपैरिजन टू दी समर सीजन. ठीक है. दैट इज ऑल अबाउट ईएमसी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. तो एट इक्विलिब्रियम द वेपर प्रेशर ऑफ वेट मास इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. इसलिए किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता. वहीं पे जब डिसऑप्शन का मतलब क्या होता है? जब मॉइस्चर इन सॉलिड इज मोर देन ईएमसी ऑफ सॉलिड, तो वहां पे मॉइस्चर निकलेगा क्योंकि सॉलिड में ज्यादा मॉइस्चर है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर. तो वहां पे मॉइस्चर निकलेगा. दैट इज डिसऑप्शन. फिर आता है सॉप्शन, जहां पे मॉइस्चर मटेरियल गेन करता है, जहां पे मॉइस्चर जो होता है सॉलिड में वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कंटेंट. फिर एक टर्म आया था एफएमसी, दैट इज फ्री मॉइस्चर कंटेंट. इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज फ्री टू एवापोरेट फ्रॉम सॉलिड. सो हम एफएमसी को कैसे लिखेंगे? टोटल वाटर कंटेंट माइनस ईएमसी. फिर कुछ हमने ड्राइंग कर पढ़ा था, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट.
चार फेजेस मैंने आपको बताया था, इनिशियल एडजस्टमेंट, कांस्टेंट रेट, फर्स्ट फॉलिंग और सेकंड फॉलिंग। फिफ्थ जो फेज है वो एक्चुअली में इट्स नॉट अ फेज, इट्स अ ईएमसी, इसे हम फेज में नहीं गिनेंगे। ठीक, इसको हम मेनली चार फेजेस में हम इसको देखते हैं, इनिशियल एडजस्टमेंट, कांस्टेंट रेट, फाइनल फर्स्ट फॉलिंग और सेकंड फॉलिंग रेट। दिस इज द एफएमसी कर्व। फिर इसमें एरिया ए टू बी कहलाता है इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, फिर उसके बाद बी टू सी कहलाता है कांस्टेंट रेट पीरियड, फिर सी टू डी कहलाता है फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड, यहाँ पर ड्राई स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड डी टू ई रिप्रेजेंट द सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड। ओके, और बियॉन्ड ई द ड्राइंग रेट इज इक्वल टू 0, सो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट रिमेन कांस्टेंट। ये कहलाता है ईएमसी, दैट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। फिर हमने इक्वेशंस देखी थी, डिफरेंट इक्वेशन वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ड्रायर्स, तो देयर आर सम फैक्टर्स, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बीइंग हैंडल्ड के अकॉर्डिंग हम ड्रायर का सिलेक्शन करेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, व्हेन ड्राई, व्हेन वेट, करोसिवनेस, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, पार्टिकल साइज एंड एब्रेसिवनेस। ड्राइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल में टाइप ऑफ मॉइस्चर, बाउंड वाटर, अनबाउंड वाटर या बोथ क्या प्रेजेंट है, बाउंड वाटर ज्यादा है, अनबाउंड वाटर ज्यादा है, या दोनों ही प्रेजेंट है। इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट क्या है उसका, फाइनल मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, permissible drying temperature, probable drying time for different dryers. These are the drying characteristics of material. फिर आता है flow of material to and from dryer. इसमें हम देखेंगे quantity to be handled per hour, type of operation, batch operation चाहिए, continuous चाहिए, process prior to drying लेना है कि नहीं, preheating ऐसा कुछ करना तो नहीं है, and process subsequent to drying. Product qualities और रिकवरी प्रॉब्लम, दीज आर दोज फैक्टर्स विच इफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ ड्राई। यानी जब हम किसी भी ड्राइंग ऑपरेशन के लिए जाएंगे या हमें ड्राइंग करना है, तो हम पहले इन सारी चीजों को दिमाग में रख के ही ड्रायर का सिलेक्शन करेंगे। लास्ट इज फैसिलिटीज अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन। जहाँ पे आप ड्रायर खरीद के रखने वाले हैं, जिस स्पेस में, जिस एरिया में, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्पेस कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर की क्लीनलीनेस कितनी है, फ्यूल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर है कि नहीं, सोर्स ऑफ वेट फीड, ठीक है, नॉइज, वाइब्रेशन, डस्ट, ऐसा सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स, आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स जब हम बात करेंगे तो मेनली ड्रायर्स आर क्लासिफाइड फॉर सॉलिड्स। ग्रैन्यूल्स के लिए तीन हमने चीजें देखी है, तीन मतलब प्रिंसिपल होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। फिर कन्वेक्शन में बैच प्रोसेस में ट्रे ड्रायर और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये पूरा क्लासिफिकेशन वी हैव स्टडीड। फिर हमने सबसे पहले ड्रम ड्रायर के बारे में बात की थी। इसमें एक हॉलो स्टील ड्रम होता है जिसका डायमीटर 0.6 से 3 मीटर होता है और लेंथ होती है 0.6 से 4 मीटर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये मूव करता है, देयर इज अ स्प्रेडर जो इस लिक्विड की स्लरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इस स्लरी को जब ये ड्रम इसमें से रोटेट होगा तो ये स्लरी इस पे स्टिक होगी, स्प्रेडर से यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी। ड्रायर के अंदर से हम स्टीम पास कराएंगे ताकि इसका जो सरफेस रहेगा वो हीट अप होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस प्रकार से ड्राइंग होगी, ड्राइड फिल्म। फिर उसके बाद डॉक्टर्स नाइफ से हम उसको स्क्रैप करके उस मटेरियल को रिकवर कर सकते हैं। वर्किंग मैंने आपको बताया था, इसका जो रोटेशन रहता है दैट इज 1 to 10 रोटेशन, आरपीएम रहती है इसकी स्पीड। एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे। ट्रे ड्रायर में मैंने आपको बताया था इट्स अ बैच प्रोसेस, जबकि जब हम ड्रम ड्रायर की बात कर रहे थे तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था। इट्स अ बैच प्रोसेस, इसमें डिफरेंट ट्रेज रहती है जिसमें हमें मटेरियल रखना होता है। इसमें हॉट एयर को पास किया जाता है ओवर द वेट मास, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम बाय फोर्स कन्वेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैम्बर हुज वॉल इज इंसुलेटेड रहती है इसकी वॉल्स। ट्रेज आर प्लेस्ड इन द चैम्बर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। वर्किंग की बात करेंगे, जिस मटेरियल को आपको ड्राई करना है उसे आप इन ट्रेज में रखेंगे, उन ट्रेज को आप चेम्बर में रखेंगे। सबसे पहले फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, जो कि पास होगी हीटर्स के थ्रू, और हीटर्स से जब पास होगी तो वो एयर का जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलेशन के लिए एक फैन रखा गया है,
ठीक है। द वाटर इज पिक्ड अप बाय द एयर, मॉइस्ट एयर जो रहेगी वो रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द आउटलेट। ड्यूरिंग दिस साइकिल ऑफ ड्राइंग ओनली 10 to 20% ऑफ फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस्ड एंड 80 to 90% एयर इज सर्कुलेटेड बैक। इसके एडवांटेज हमने पढ़े थे और डिसएडवांटेज देखे थे। ये एक बैच प्रोसेस है, ठीक है। तो मटेरियल को हम एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे हम इसे ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 250 kg से 1000 kg पर आवर के लगभग मटेरियल को आप ड्राई करा सकते हो। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड इट रिक्वायर्स लेबर टू लोड एंड अनलोड, इसलिए इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। टनल ट्रायल मैंने आपको बताया था, टनल ट्रायल इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक तरीके से ट्रे ड्रायर है जिसमें डिफरेंट ट्रे ड्रायर्स को हमने एक साथ रोटेट करा है, एक टनल में से हमने उसको पास किया है। फिर आता है आपका स्प्रे ड्रायर, इसमें जो फ्लूइड रहेगा दैट इज टू बी ड्राइड इज ऑटोमाइज्ड इनटू अ फाइन ड्रॉपलेट व्हिच आर थ्रोन radially into moving stream of hot gas. Then the temperature of droplet is immediately increased and fine droplets get dried instantly in the form of spherical particles. इसको आप देख सकते हो, इसमें जो मटेरियल है, जो स्लरी है, जो मटेरियल है जिसे हमें ड्राई करना है, उसे हम एक ऑटोमाइजर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराएंगे इनटू द सिस्टम। ये ड्राइंग चैम्बर रहेगा। उसके बाद इसमें आप देखोगे देयर इज अ साइक्लोन सेपरेटर जिसमें वेपर ऊपर से पास हो रहा है और हमें प्रोडक्ट यहाँ से कलेक्ट करना है। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये एक लार्ज सिलिंड्रिकल ड्राइंग चैम्बर है विद अ शॉर्ट कोनिकल बॉटम मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, जिसका डायमीटर रहता है 2.5 to 9 मीटर एंड हाइट रहती है 25 मीटर। और जो स्प्रे डिस्क ऑटोमाइजर है इट इज अबाउट 300 mm इन डायमीटर एंड रोटेट होता है ये स्पीड ऑफ 3000 to 50,000 RPM, ठीक है। और द स्पीड ऑफ द ऑटोमाइजर या रोटेशन that is directly proportional to the particle size which we have to obtain after drying. Bottom of the dryer is connected to the cyclone separator. ये हमने पढ़ा था। ऑटोमाइजेशन होता है पहले लिक्विड का, उसके बाद ड्राइंग होती है लिक्विड ड्रॉपलेट्स की और रिकवरी होती है। All these processes are completed in few seconds. Particle size obtained is ranging from 2 to 500 millimeter. Maximum size of spray dryer is capacity 2000 kg per hour. स्प्रे ड्रायर हम यूज करेंगे तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बहुत रैपिड प्रोसेस है, 3 to 30 सेकंड्स में ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, लेबर कॉस्ट इसकी कम है। वहीं पे उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, वेरी बल्की रहता है, इसका साइज काफी बड़ा रहता है, एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, इट्स नॉट इजी टू ऑपरेट और इसकी थर्मल एफिशिएंसी लो रहती है। स्प्रे ड्रायर्स आर यूज्ड ओके। उसके बाद आते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो व्हाट इज एफबीडी? जैसा कि नाम बता रहा है आपको, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इन द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हॉट एयर पास की जाती है हाई प्रेशर थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम ऑफ द कंटेनर। पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। दिस इज अ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ फ्लूइडाइज्ड सॉलिड। ये एक डिटैचेबल बॉल है, मतलब इसको आप बाहर और अंदर कर सकते हो सिस्टम में। दीज आर फिल्टर बैग्स, दीज आर एयर हीटर्स, दिस इज अ रीसर्कुलेशन कंट्रोल, ये इनलेट है, ये आउटलेट है और ये फैन है। तो बेसिक आप ये पहले डायग्राम देख लीजिए, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है और हर चीज का क्या रोल होता है। जैसे कि डिटैचेबल बॉल है, तो डिटैचेबल मतलब ये अपन रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द सिस्टम, उसमें मटेरियल आप डाल सकते हो और वहां से रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली इट इज डिनोटेड एज अ बैच प्रोसेस। तो वापस इस पे जाते हैं। The granules are lifted from the bottom and suspended in the stream of air. This condition is called fluidized state. The hot gas surrounding every granule to completely dry them. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये ग्रेन्यूल्स है या जो सॉलिड है, इसको हम सर्कुलेट करेंगे इनटू द सिस्टम बाय यूजिंग हाई वेलोसिटी एयर। और जब वो सर्कुलेट होंगे तो यहाँ पे फिल्टर बैग्स है। फिल्टर बैग से क्या होगा, जो एयर नीचे से आ रही है, जो इनको सस्पेंड फॉर्म में ले रही है, जो कि हीटअप है, जो कि गर्म हवा है, वो क्या करेगी, इनको हाई वेलोसिटी रहेगा तो पार्टिकल्स यहाँ फिल्टर बैग्स में जाके टकराएंगे, वो ड्राई होंगे, वो ये इस फिल्टर बैग से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे ही ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी वो वापस इसमें आके गिरेंगे। ओके, सो दिस प्रोसेस इज देयर। पर यहाँ पे एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं हो पाती है, यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं हो पाती है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। पहला होता है हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और दूसरा होता है वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक।
और जो डिटैचेबल परफोरेटेड बॉल है इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर व्हिच इज यूज्ड फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द मटेरियल. फैन को है वो माउंट किया गया इन द अपर पार्ट फॉर सर्कुलेटिंग हॉट एयर. फ्रेश एयर इनलेट जो रहेगा एंड प्री फिल्टर एंड हीट एक्सचेंजर आर कनेक्टेड serially to the required temperature and back filter are placed over the ball for recovery of fines. फाइन्स मतलब होता है पार्टिकल साइज, जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल साइज होते हैं, पाउडर्स होते हैं, उन्हें फाइन्स कहा जाता है. वर्किंग देखते हैं यहाँ पर इसकी. तो जो वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं that is to be dried are placed in a detachable bowl and ball is placed into the dryer. फ्रेश एयर को अलाउ किया जाएगा through the pre-filter which subsequently get heated up by passing through the heat exchanger. Hot air pass through bottom of the ball and fan is allowed to rotate. फैन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो एयर जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो. The granules rise in the container because of high velocity gas and they later fall back in the random distribution. Gas surrounds every granules to completely dry them. The air leaves the dryer by passing through the back filter. The entrant particle remain adhered to the inside surface of the bag. Periodically the bags are shaken to remove the particles. पीरियडिकली वो जो बैग्स हैं जो मैंने आपको बताया था फिल्टर बैग्स लगे थे वो शेक किए जाते हैं ताकि उसमें अगर कोई पार्टिकल जाके स्टिक हो गया हो तो वो निकल आए, रिमूव हो जाए. द मटेरियल इज कलेक्टेड आफ्टर सम टाइम सो एज टू रीच द एम्बिएंट टेंपरेचर. यूज कहाँ होता है इसका? एफबीडी का ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने में. यूज फॉर ड्राइंग, मिक्सिंग एंड ग्रैनुलेशन प्रोसेस आल्सो. इट इज मॉडिफाइड फॉर कोटिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स. एडवांटेज देखेंगे, इट टेक्स लेस टाइम इन कंपैरिजन टू ट्रे ड्रायर. जैसे कि आप देख सकते हो 20 से 40 मिनट में ड्राइंग हो जाती है, जबकि ट्रे ड्रायर में 24 आवर्स लगता है. हैंडलिंग टाइम शॉर्ट है, 15 टाइम फास्टर है. अवेलेबल अलग अलग साइज में अवेलेबल है ये. 5 से 200 केजी के हिसाब से आप आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो. ये ड्राइंग कंटेनर्स आर मोबाइल. मोबाइल मतलब आप उसको निकाल के इधर उधर ले जा सकते हो कंटेनर्स को. मेकिंग हैंडलिंग सिंपल. थर्मल एफिशिएंसी 2 to 6 टाइम्स ज्यादा है ट्रे टायर के. मिक्सिंग के लिए भी यूज होता है. हॉट स्पॉट की प्रॉब्लम नहीं आती इसमें. हॉट स्पॉट्स में क्या होता है, कुछ पार्ट्स में हॉट स्पॉट्स मतलब कुछ पार्ट ड्राई हो जाना और कुछ पार्ट उतना ड्राई नहीं होना, दैट आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स. हाई ड्राइंग टेम्परेचर कैन बी यूज्ड दैट आर नॉट पॉसिबल इन ट्रे ड्रायर एंड ट्रक ड्रायर. इट फैसिलिटेट्स द ड्राइंग ऑफ थर्मोलाइबल मटेरियल. इट कैन बी यूज आइदर एज बैच टाइप और कंटिन्यूअस टाइप, दोनों टाइप से आप यूज कर सकते हो. बैच टाइप में आप एक बार डिटैचेबल बोल को डालोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल रिमूव दैट. वहीं पे कंटिन्यूअस में डिटैचेबल बोल को आप राइट साइड से डाल के लेफ्ट से निकाल के और उसी के साथ साथ दूसरा, मतलब आपको मशीन बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आप इसको बैच और कंटिन्यूअस दोनों टाइप में ले सकते हो. हाई आउटपुट है, फ्लोर स्पेस कम लेता है. Free movement of individual particle eliminate the risk of soluble material migrating as may occur in the static beds. Disadvantage, so some organic material में develop electrostatic charge, ठीक है, क्योंकि high velocity एयर है, मोशन में रहेंगे, there can be chances of electrostatic charge and due to attrition fines are observed in the large quantity. attrition की वजह से कहीं ना कहीं size reduction भी होगा. उसके बाद आते हैं वैक्यूम ड्रायर पे. वैक्यूम ड्रायर में जो मटेरियल होता है, इट इज ड्राइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम. व्हेन वैक्यूम इज क्रिएटेड द प्रेशर इज लोअर्ड सो दैट वाटर बॉइल्स एट लो टेंपरेचर हेंस इवेपोरेट फास्टर. कंस्ट्रक्शन देखो इसका, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन हेवी जैकेटेड वेसल. इसका जो इंक्लोज स्पेस रहता है दैट इज अप्रॉक्स 1.5 मीटर क्यूब इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पोर्शन बाय मींस ऑफ 20 hollow shelves which are part of jacket. दिस इज अ वैक्यूम ड्रायर. आप देख सकते हो ये स्टीम और वाटर जैकेट है. ये कंडेंसर लगा हुआ है. दिस इज कनेक्शन, इट इज वैक्यूम पंप है जो कि एयर को वैक्यूम लगाने से होता है, जब वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है तो जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है. These cell provide larger surface area that is 45 to 50 meter square for conduction of heat. The oven is connected to vacuum pump by placing condenser between them. वर्किंग देखते हैं. जो मटेरियल है जिसे हमें ड्राई करना है उसे हम ट्रेस पे रखेंगे. ट्रेस को प्लेस करेंगे शेल्फ पे और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे 30 to 60 किलो पास्कल. स्टीम और हॉट एयर इज सप्लाइड इनटू द होलो स्पेस. ठीक है. ड्राइंग ऑफ मटेरियल इज डन बाय प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम. वाटर वेपर passes into the condenser where it is condensed. At the end of the drying, vacuum line is disconnected and material is collected from the trace. वैक्यूम ड्रायर का यूज आप करोगे फॉर ड्राइंग हीट सेंसिटिव मटेरियल जो कि अंडरगो डिकम्पोज हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे. डस्ट या हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को आप इसमें ड्राई कर सकते हो. टॉक्सिक मटेरियल्स को आप इसमें ड्राई कर सकते हो.
फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें कंडेंसर लगा है। अगर आपके जो फीड है, आपका जो मटेरियल है, उसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो कि बहुत वैल्यूएबल है या आपको रिकवर करना है, तो आप इसका यूज करोगे। ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट एंड फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए आप इसका यूज करने वाले हैं। एडवांटेजेस देखते हैं। लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, हैंडलिंग इसकी इजी है, स्विचिंग इजी है, ठीक है। डिसएडवांटेज में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम रहता है, कैपेसिटी लिमिटेड है, बैच प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन ऑफ ट्री ड्रायर, एंड समटाइम देयर इज डेंजर ऑफ ओवरहीटिंग एट द मटेरियल इज इन कांटेक्ट विद द स्टीम हीटेड सरफेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आता है फ्रीज ड्रायर। तो जैसा कि नाम है फ्रीज ड्रायर, वाटर इज द फ्रीज ड्राइंग में वाटर जो होता है दैट्स रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर। कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम फ्रीज ड्रायर का। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग चैम्बर इन व्हिच ट्रेज आर लोडेड, heat supply in the form of radiation, vapor condensing or absorption system, and vacuum pump or steam jacketed or both. This is a freeze dryer. आप इसमें देख सकते हो, this is a frozen substance. ये heated shelves है, ये chamber दिया हुआ है, एक condenser है, इसमें there is a isolation valve and refrigerant. Heat transfer, fluid manifold है ये, in and out. And this is vacuum. फ्रीज ड्राइंग का एक सबसे बड़ा बेसिक एडवांटेज है दैट इज सब्लिमेशन। डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। पहला प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, दूसरा प्री फ्रीजिंग फॉर सॉलिडिफाइंग वाटर, फिर आता है प्राइमरी ड्राइंग जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन ऑफ आइस, एंड सेकेंडरी ड्राइंग दैट इज रिमूवल ऑफ रेसिडुअल मॉइस्चर। उसके बाद पैकिंग। तो प्री जो अपना ये ड्रायर है, ठीक है, फ्रीज ड्रायर, इसको मेनली इसके जो वर्किंग है इसे हमने 5 स्टेप में तोड़ा हुआ है या उसको बाइफरकेट किया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे प्री ट्रीटमेंट की। सो प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट क्या होता है? The volume of solution introduced into the container is limited by its capacity. Satisfactory freeze drying beyond a certain limit of depth of liquid is not possible. तो पहले इसमें हम प्री ट्रीटमेंट करेंगे। जो सॉल्यूशन रहेगा प्री कंसंट्रेटेड अंडर नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग, this reduces the actual drying 8 to 10 times. फाइनल प्रोडक्ट बिकम मोर पोरस हो जाएगा। पहले हम ट्रे ड्रायर का यूज करके उसको थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे मटेरियल को, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो पोरस हो जाए। लिक्विड और सॉलिड डेसिकेंट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। उसके बाद प्री फ्रीजिंग होगी टू सॉलिडिफाई द वाटर। इसमें वायल्स, एम्पूल्स और बॉटल इन व्हिच द एक्वस सॉल्यूशन इज पैक्ड आर फ्रोजन इन कोल्ड शेल्फ, इट इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन दिस स्टेज कैबिनेट is maintained at low temperature and atmospheric pressure. The normal cooling rate रहेगा 1 to 3 Kelvin per minute होगा, so that the large ice crystal with relatively large holes are formed on sublimation of ice. This is also responsible for giving a porous product. देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्रेन्यूल्स या सॉलिड्स की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे मटेरियल की, ऐसे सब्सटेंस की जिसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा है, ताकि उससे हम वाटर को सॉलिडिफाई कर सके या लिक्विड को सॉलिडिफाई कर सके। फिर आता है प्राइमरी ड्राइंग। इन दिस स्टेप द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड एज मच एज लार्ज सरफेस एज पॉसिबल फॉर सब्लिमेशन। दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर द सब्लिमेशन व्हेन वाटर अलोन इज प्रेजेंट। वैक्यूम को अप्लाई किया जाएगा। टेम्परेचर इज लीनियरली इंक्रीज अबाउट 30 डिग्री इन द स्पैन ऑफ 2 आवर्स। धीरे धीरे हम उस टेम्परेचर को 30 डिग्री तक लेके जाएंगे, लेकिन इट हैज टू बी 2 आवर्स टाइम फ्रेम फॉर दैट। हीट दैट इज अबाउट 2900 किलोजूल्स पर केजी को सप्लाई किया जाएगा विद ट्रांसफर्स द लेटेंट हीट, और आइस सब्लिमाइज होगी डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट। The heat controls the movement of ice layer inwards. It has to be controlled in such a way that is, as the drying proceed, thickness of frozen layer जो रहेगी वो decrease होगी और thickness of partially dried solid increase होगी. Primary drying stage removes easily removable moisture. During this stage 98 to 99% water निकल जाती है। प्राइमरी ड्राइंग में ही 98 से 99% वाटर जो होती है वो रिमूव हो जाती है। सिर्फ एक स्मॉल ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, और उसके लिए हम सेकेंडरी ड्राइंग करते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को 30 से ऊपर, दैट इज 50 to 60 डिग्री पे ले जाते हैं और वैक्यूम को लोअर कर देते हैं। The rate of drying is very low and it takes about 10 to 20 hours.
इसके बाद सेकंड ड्राइंग के बाद हम आफ्टर वैक्यूम इज रिप्लेस बाय इनर्ट गैस तो बॉटल्स और वायर्स को क्लोज किया जाता है, तब जाके वो ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। आपने देखा होगा जितने भी ड्राई सिरप्स अवेलेबल है या ड्राई सस्पेंशंस अवेलेबल है वो किस में आते हैं, या एम्प्यूल्स या वायल्स में आते हैं। इंजेक्शंस जो आते हैं वो भी ड्राई इंजेक्शंस जो आते हैं, ठीक है, जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं, मेनली एंटीबायोटिक्स जो आती हैं, ठीक है, वो सारी इसी प्रोसेस से ड्राई करा जाता है उनको। फ्रीज ड्रायर की जब हम यूज देखेंगे तो ब्लड प्लाज्मा फ्रैक्शन प्रोडक्ट्स को हम इससे ड्राई करेंगे, बैक्टीरियल वायरल कल्चर्स, ह्यूमन टिश्यूज, एंटीबायोटिक जैसा मैंने आपको बताया था, प्लांट एक्सट्रैक्ट, स्टेरॉइड, विटामिन एंड एंजाइम्स। इसके एडवांटेजेस हैं, थर्मोलायबल मटेरियल को इससे ड्राई कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिटेन इट्स बल्क वॉल्यूम, denaturation does not occur, migration of salt and other solute does not take place, loss of volatile material is less, moisture level can be kept as low as possible. जो मटेरियल है उन्हें हम ड्राई कर सकते हैं इन इट्स फाइनल कंटेनर, that is a single dose or multiple dose vial. Fidelity can be maintained. Okay. Stability आप maintain कर सकते हैं. The final product can be stored at ambient temperature if well sealed by providing inert atmosphere. Disadvantage देखें, oxidation prone होता है ये पूरा process. Equipment का running cost जो है वो काफी ज़्यादा है. It's difficult to adopt the method for solution containing non-aqueous solvent and period of drying is high. These are advantages and disadvantages of freeze dryer. So thank you. This was all about drying. अगर आपको कोई भी confusion हो, please let me know. Thank you and have a nice day.